हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। ठीक है, आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति। इससे पहले हम इसकी परिभाषा देख चुके थे। आज हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले देखते हैं इसका हम परिचय। अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्यतः 3 मुख्य स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला संधियां, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक विशिष्ट विशेषता इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति से है। घरेलू कानून के विपरीत, जिसे एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य 3 स्रोत होते हैं, जिसमें आती है संधियां, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी जो प्रथाओं पर बेस्ड होते हैं, और सभ्य राष्ट्र के मान्यता प्राप्त कानून, जो राष्ट्रों में मेन जो कानून होते हैं उनके, और उनके सामान्य सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रकृति यानी नियमों का। इसकी प्रकृति है नियमों का समूह, सहमति और आधारित स्वयं नियमन, विवाद समाधान, वैश्विक प्रभाव और प्रवर्तन की चुनौती। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। पहला है नियमों का समूह, यानी कौन कौन से नियम होंगे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून में लागू किया जाएगा। तो ये नियम मानदंडों और मानकों का एक समूह है जो राज्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होता है, मतलब सभी को मानना पड़ता है। सेकंड है सहमति पर आधारित, यानी सबकी सम्मति से बने हुए। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी संप्रभु द्वारा नहीं बनाया जाता, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जो सरकार होती है उससे नहीं होता है, या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। यह राज्यों की आपसी सहमति से उत्पन्न होता है, मतलब सभी राष्ट्रों से पूछा जाता है कि भाई ये अगर ये समस्या का ये समाधान है तो इसके लिए कौन कौन से कानून बनेंगे। सबके परामर्श होने पर जो वोटिंग होती है उसके बेस पर उसे बनाया जाता है। अक्सर संधियां और समझौते के माध्यम से भी होता है। कुछ जो संधियां होती हैं उनके और समझौते दोनों उनसे मानकर किया जाता है। थर्ड देखते हैं स्वयं नियमन। चूंकि कोई केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण नहीं है, इसीलिए देश अक्सर संधियों और प्रथाओं का पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए सहमति दी होती है। मतलब जब तक कोई भी देश सहमति नहीं देगा, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होगा। फोर्थ है विवादों का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया इसीलिए गया था ताकि सभी राज्यों के जो विवाद हैं उनका समाधान किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच में विवादों का सुलझाना है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति और व्यवस्था को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं हम पांचवा वैश्विक प्रभाव। यह न केवल राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, बल्कि घरेलू कानूनों को भी प्रभावित करता है। 6 देखते हैं हम प्रवर्तन की चुनौती। राष्ट्रीय कानून की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें एक वैश्विक पुलिस या सैन्य बल की कमी है, जो कि कभी कभी कमजोर कानून बनाता है। अब देखते हैं मुख्य विषय और आधार। राज्य। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राथमिक विषय राज्य है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ हद तक व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड है सहमति और अभ्यास। इसकी वैधता राज्य की सहमति और उनके प्रथागत अभ्यासों पर निर्भर करती है। थर्ड ऐतिहासिक विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रीय संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को अधिक महत्व दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे निकाय बने। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही हानि हुई थी, सभी राष्ट्रों को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा था, इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण हुआ। अब देखते हैं इसके प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय कानून के 3 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, दूसरा निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून और तीसरा है सुपरनेशनल कानून। पहला है सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों और विनियमों को संदर्भित करता है जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राज्यों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं नियम और विनियम जो कि संस्थाओं और राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह पर्यावरण, महासागर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और महाधिकारों, अन्य मानव जाति से संबंधित नियम बनाता है।
ये नियम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और संयुक्त राष्ट्र UN जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी लागू होते हैं। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न पहलुओं में रीति रिवाज, मानक व्यवहार और कानूनी संहिताएं शामिल हैं। हम बाल अधिकारों पर भी एक कन्वेंशन को शामिल कर सकते हैं, जो कि हस्ताक्षरकर्ता देशों में बाल संरक्षण अधिनियम को सुनिश्चित करता है। सेकंड है निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी प्राइवेट। निजी कानून को कानूनों का टकराव भी माना जाता है। ये कानूनों और नियमों के एक समूह के साथ लाता है जो किसी भी क्षेत्राधिकार द्वारा किसी लेन देन, मामले आदि पर लागू होते हैं। इस प्रकार के कानून कई विषयों जैसे अपकृत्य, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, पारिवारिक मामले, बौद्धिक और संपदा, अचल संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं। आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि इसमें कुछ कौन कौन से जो मामले हैं वो आते हैं। थर्ड देखते हैं सुपर नेशनल कानून। सुपर नेशनल कानून एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई देश या राज्य अपनी पसंद की अदालत को विशिष्ट न्यायिक निर्णय देने का अधिकार सौंप देता है। मतलब खुद जो राष्ट्र होते हैं वो अपने लिए स्वयं अदालत चुनते हैं जो राष्ट्रीय अदालतों द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को रद्द कर देगा, और यह सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग है। एग्जाम्पल देखते हैं कि यूरोपीय संघ सुपर नेशनल कानून का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय संघ के कानूनों के अनुसार यूरोपीय न्यायालय को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के अधीन किसी भी अदालत के फैसले को पलटने का अधिकार होगा। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक, तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।